अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में जो पायरुवेट बनता है वो पायरुवेट किस पाथवे से जाता है या उस पायरुवेट से आगे क्या क्या मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हम फेट ऑफ पायरुवेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो हमने कल पढ़ी और आपको ये बताया गया कि फेट ऑफ पायरुवेट क्या होगी, वो कैसे होगी, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। वो कंडीशन एरोबिक है या एनएरोबिक है। बच्चों, जब कंडीशन एरोबिक है उस वक्त जो ग्लाइकोलाइसिस चलती है उसको हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अगर कंडीशन एनएरोबिक है उस वक्त जो ग्लाइकोलाइसिस चलती है उसको हम एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब एरोबिक और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या है उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले आप ये समझ लें, आपके स्क्रीन पे जो आपको देख रहा है बच्चों इमेज, आपको जो दिख रहा है इमेज, ये इमेज है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस का पे ऑफ फेस। इस पे ऑफ फेस में जो स्टेप नंबर 6 है ये आपको बार बार बता रहा हूँ। इस स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट ऑक्सीडाइज होकर 1,3 बिस फास्फोग्लिसराइड बनता है। इस दौरान ये NAD जो है NAD प्लस ये रिड्यूस होती है और बन जाती है NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ओके। अगर कंटिन्यूसली ये NAD प्लस रिड्यूस होकर NADH बनता रहे और साथ साथ में अगर NADH प्लस H पॉजिटिव दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर NAD ना बनाए तब NAD प्लस की कमी हो जाएगी। तो उस वक़्त जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाएगी। सॉरी, क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए NADH प्लस H पॉजिटिव दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर NAD प्लस कंटिन्यूसली रीजनरेट भी होते रहना चाहिए ताकि उस NAD की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बिस फास्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता रहे और ये ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रहे। अब ये जो NADH प्लस H पॉजिटिव है इसकी ऑक्सीडेशन एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में अलग अलग तरीके से होता है, यही आपको बताने जा रहा हूँ मैं। एनएरोबिक कंडीशन में NADH प्लस H पॉजिटिव अलग तरीके से जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और NAD प्लस रीजनरेट करता है। अब वो देख लेना, आप कल बताया गया भी है आपको, आज फिर से आप देख लेना ये कि जो पायरुवेट है ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बनी, पहले डीकार्बोक्सिलेशन हो गई इसकी और बन गई एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की रिडक्शन से बना इथेनॉल और इस एस्टल्डिहाइड की रिडक्शन के दौरान आपको NADH प्लस H पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखना बच्चों, ये वही NADH प्लस H पॉजिटिव है जो आपको स्टेप नंबर 6 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पे बनी थी। ये NADH प्लस H पॉजिटिव अब यहाँ ऑक्सीडाइज हो रही है और बन रहा है NAD प्लस, और ये NAD प्लस यहाँ इस्तेमाल हो रहा है दोबारा से। ठीक है। दूसरा तरीका एनरोबिक कंडीशन में क्या है कि पायरुवेट ये पायरुवेट डायरेक्टली रिड्यूस होती है और बनता है लैक्टेट। इस दौरान भी आपको एक NADH प्लस H पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है। ये NADH प्लस H पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होकर NAD प्लस बनता है। ये NAD प्लस भी आपको यहाँ पर यूज़ हो रहा है स्टेप नंबर 6 पे। तो ये दो तरीके हैं एनारोबिक कंडीशन में NAD प्लस की रीजनरेशन का। एक को हम कहते हैं बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरे को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये आपको कल अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब तक आपने देखा कि एनएरोबिक कंडीशन में NAD प्लस जो है वो कैसे रीजनरेट होती है। वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए रीजनरेट होती है NAD प्लस। और यहाँ आपको याद रखने की ये है कि यहाँ पर NADH प्लस H पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन से कोई ATP नहीं बनता। नो ATP इज जनरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कोई ATP नहीं बनता NADH प्लस H पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन से। कब? एनएरोबिक कंडीशन में, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान। ठीक इस तरह से जब कोई ATP नहीं बनता
तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सिर्फ आपको बनता है बच्चों नेट 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ दो बना है, चार में से दो तो प्राइमिंग फेज़ या इन्वेस्टमेंट फेज़ में आपको इस्तेमाल हो गया था। इस तरह से नेट 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही बनता है एनएरोबिक कंडीशन में, ये आपको याद रखना है। ओनली 2 ATP molecules are generated during glycolysis in case of anaerobic condition। तो इस किस्म के ग्लाइकोलाइसिस को हम एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो आपको याद रखना है एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस वो ग्लाइकोलाइसिस है जो एनएरोबिक कंडीशन में होता है, उस दौरान सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पर आपने देखा किस तरह से बनता है। अब बात है एरोबिक कंडीशन की। एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ये जो NADH+ पॉजिटिव बनी वो कैसे ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है बच्चों, आपको कल मैंने कहा था कि एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, ये NADH+ पॉजिटिव जब ऑक्सीडाइज होती है तो बनता है NAD+। तो यहाँ से निकलने वाली जो इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन है वो पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि आपको पता है एरोबिक कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है। तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान स्टेप नंबर 6 पे जनरेट होने वाली NADH जब ऑक्सीडाइज होती है तो अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दे देता है, ट्रांसफ़र करता है या पास करता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमेबल है, तो ये NADH जो है पास होकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तक तो जा सकती है। लेकिन ये NADH जो है ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इम्परमेबल है। ठीक है, वो सिलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल होने की वजह से ये कुछ खास मॉलिक्यूल्स को ही आर पार जाने देता है, उनमें से ये NADH को जाने नहीं देता। तो फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल है NADH+ पॉजिटिव को, ठीक है, तो किस तरह से ये NADH अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है बच्चों, वो है शटल पाथवेज। शटल पाथवेज, ये शटल पाथवेज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ ये बात बताना ज़रूरी, इसलिए ब्रीफली मैं शटल पाथवेज के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, यानी ये जो ट्रांसपोर्ट है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का जो निकलेगा NADH+ पॉजिटिव से निकलेगा। ठीक है, ये NADH+ पॉजिटिव कहाँ निकला है, स्टेप नंबर 6 पे निकला है ग्लाइकोलाइसिस के। इनकी ऑक्सीडेशन से जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया तक कैसे जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो जाता है एक ख़ास पाथवे से, उस पाथवे को हम कहते हैं शटल पाथवेज। बच्चों सेल्स के अंदर दो किस्म के शटल पाथवेज पाया जाता है, एक को कहते हैं हम मेलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरे को कहते हैं हम ग्लाइसरॉल फॉस्फेट शटल। ये दो शटल पाथवेज हैं जिनके थ्रू NADH+ पॉजिटिव अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजता है। बच्चों यहाँ आपको ये जहन में बात याद रखनी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। सारे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम साइटोप्लाज्म में है और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो भी चीज़ बनेगा वो भी साइटोप्लाज्म में है। तो उनमें से एक चीज़ जो आपको यहाँ बात करनी है NADH+ पॉजिटिव स्टेप नंबर 6 से बनी है, वो भी साइटोप्लाज्म में ही है। और आपको मैंने पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है फ्रीली परमेबल है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेबल है। इसकी वजह से ये NADH+ पॉजिटिव जो है इस इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, जबकि आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंच सकता है। तो अभी ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंच चुका है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप दो हिस्से ले सकते हैं, ये मैट्रिक्स है और ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है। तो साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में आपका NADH+ पॉजिटिव है जो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 6 में जनरेट हो गया है। ठीक है, ठीक। तो मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में क्या होता है,
ये जो NADH प्लस H पॉजिटिव है ये अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ऑक्जेलो एस्टेट को देता है। ये साइटोप्लाज्म साइट की बात कर रहा हूँ। ऑक्जेलो एस्टेट को जब ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मिल गया तो वो रिड्यूस होकर बन जाती है मेलेट। ऑक्जेलो एस्टेट से मेलेट बन गया। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो NADH प्लस H पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो गया तो उससे बना NAD प्लस। क्या बना? NAD प्लस। और ये NAD प्लस यूज़ होगी उसी स्टेप नंबर 6 पे। ठीक है, ओके। तो NAD प्लस तो रीजनरेट हो गया, लेकिन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो मेलेट के पास है, अब ये मेलेट उसको लेकर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि मेलेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, यानी द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज परमेएबल टू मेलेट। ठीक है, यहाँ मेलेट के लिए अलग से एक यहाँ चैनल है, उसके थ्रू अंदर जा सकता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो मेलेट जब पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में तो मेलेट दोबारा से ऑक्सीडाइज होती है। तो मेलेट से दोबारा ऑक्जेलो एस्टेट बनेगा। ऑक्जेलो एस्टेट की रिडक्शन से मेलेट बना था, मेलेट की ऑक्सीडेशन से दोबारा ऑक्जेलो एस्टेट बनेगा। तो इसके पास जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो दोबारा देगा। किसको देगा? मैट्रिक्स में मौजूद NAD प्लस को। मैट्रिक्स में अपना एक NAD प्लस होती है। जब उस NAD प्लस को ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, हाइड्रोजन मिला, तो वो दोबारा से बन जाती NADH प्लस H पॉजिटिव। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एक NADH प्लस H पॉजिटिव बना। ठीक, वो NADH प्लस H पॉजिटिव माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर से ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने से उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जाने से इस एक NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से लास्ट में इलेक्ट्रॉन तो किसको मिलेगा? ऑक्सीजन को मिलेगा। लेकिन उस दौरान आपको 3 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक, फास्फोराइलेशन से। क्योंकि यहाँ पर NADH की ऑक्सीडेशन से ATP बना, इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की वजह से 3 ATP मॉलिक्यूल्स बन गया एक NADH से। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पे ऑफ फेज में 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट था, उसकी ऑक्सीडेशन से 2 मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। उस 2 NADH की वजह से यहाँ पर भी 2 NADH बनेगा। तो यहाँ पर 2 तिया 6, यहाँ पर आपको सॉरी एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल और 2 से आपको यहाँ पर 6 ATP मॉलिक्यूल्स 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनेगा। किससे? 2 NADH प्लस H पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो आपको मैं बात फिर से दोहराता हूँ। मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में NADH प्लस H पॉजिटिव जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनी स्टेप नंबर 6 में अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट देता है ऑक्जेलो एस्टेट को और वो बन जाती है मेलेट। NAD प्लस रीजनरेट हो गया, यूज़ हो रहा है स्टेप नंबर 6 में दोबारा, ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रह सके। मेलेट आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में दोबारा से। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो गया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गई, यानी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट निकल गया। वो एक्सेप्ट किया NAD ने। NAD माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद अलग से एक NAD प्लस है, वो बन गया NADH प्लस H पॉजिटिव। इसकी ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर है पास होकर लास्ट में ऑक्सीजन को जाएगी और उस दौरान आपको एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनता है। तो 2 NADH से आपको यहाँ पर 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने? 6 ATP मॉलिक्यूल्स। तो आपको याद रखना, जब भी मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम ऑपरेट होती है तो एक NADH से 3 ATP, 2 NADH से, क्योंकि आपके पास 2 NADH प्लस H पॉजिटिव है तो यहाँ से निकलेगा आपको 6 ATP मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो 6 यहाँ हो गया। 2 तो आपको ग्लाइकोलाइसिस में बना है नेट ATP गेन, तो 2 ग्लाइकोलाइसिस में, 6 यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। तो आपको याद रखना है एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से, एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से कुल 8 ATP बनते हैं अगर शटल सिस्टम मेलेट एस्पार्टेट शटल इस्तेमाल होगा। ठीक, ओके, याद रखना आप। तो ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं एरोबिक कंडीशन में अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम
इस्तेमाल होता है। लेकिन आपके पास कुछ सेल्स में, कुछ टिश्यूज़ में दूसरा शटल पाथवे चलता है बच्चों, वो है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। इसमें क्या है, बहुत ही सिंपली समझाता हूँ। NADH प्लस H पॉजिटिव ये जो है, ये आपको स्टेप नंबर 6 में जनरेट हो गया था। ये अपना रेडियस इक्विवेलेंट देता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को। ये ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है, उसका एक इंटरमीडिएट है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो रिड्यूस होकर बनता है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट सॉरी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। उस दौरान आपको ये NADH इस्तेमाल होती है। तो NADH ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, NAD प्लस। ये NAD प्लस उसी स्टेप नंबर 6 में इस्तेमाल होगी ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने के लिए, आपको मालूम है। लेकिन ये जो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट यहाँ बनी बच्चों, ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में घुसता है, ठीक है, क्योंकि ये परमेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है इनसाइड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक। ये ग्लिसरॉल 3 फास्फेट दोबारा से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है। तो इस रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा। यहाँ NADH प्लस H पॉजिटिव से NAD बना था, यहाँ जो रेडिएशन इक्विवेलेंट है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट के पास एक रेडिएशन इक्विवेलेंट है, कहाँ से मिला है इसको, NADH से। अब यहाँ मैट्रिक्स में ये NAD को नहीं देगा इसकी तरह, जैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रेडिएशन इक्विवेलेंट किसको दिया था, NAD को। लेकिन ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ग्लिसरॉल 3 फास्फेट जो है अपना रेडिएशन इक्विवेलेंट NAD को नहीं देता, बल्कि FAD को देता है। किसको, तो FAD से बनता है FADH2। तो जब भी FADH2 को इलेक्ट्रॉन मिलता है, इस FADH2 की ऑक्सीडेशन से, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में FADH2 की ऑक्सीडेशन से, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाता है, लेकिन उस वक़्त सिर्फ 2 ATP बनता है। यहाँ लिखा है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू FADH2 के ज़रिए कोई इलेक्ट्रॉन चलता है, तो उस वक़्त आपको 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। तो याद रखना आपको, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल सिस्टम में एक NADH से, ये जो NADH है, ठीक है, NADH प्लस H पॉजिटिव से कितने बना, 2 ATP। तो 2 NADH प्लस H पॉजिटिव से 2 + 2 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने, 4 ATP मॉलिक्यूल्स। उसमें कितने बने थे, मेलेट एस्पार्टेट में 6, यहाँ पर 4 ATP मॉलिक्यूल्स। इसलिए तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में बनी, 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपको ग्लाइकोलाइसिस में बना है। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 ATP मॉलिक्यूल्स। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से 6 ATP मॉलिक्यूल्स भी बन सकता है अलग से, ठीक है, 6 ATP मॉलिक्यूल्स बन सकता है अगर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल सिस्टम ऑपरेट है, ये चलता है। किसी सेल में ये चलता है, किसी सेल में ये चलता है, मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चलता है किसी सेल में, उस वक़्त एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP बनता है, 8 ATP, 6 माइटोकॉन्ड्रिया से, 2 ग्लाइकोलाइसिस के से बनता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल सिस्टम चलता है, तो उस वक़्त आपको 6 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से, 2 साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से, 4 जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से, दोनों मिला के 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इफ़ ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल सिस्टम या ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल pathway is operated, 6 ATP molecules are generated from glycolysis, but when मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम इज ऑपरेटेड, ओनली 8 ATP मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से कितना ATP बन सकता है, आप कहना उस वक्त डिपेंड करता है कि शटल सिस्टम कौन सा है। अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है तो 8 बनेगा, अगर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल सिस्टम है तो 6 बनेगा। लेकिन अगर कंडीशन एनएरोबिक है तो उस वक्त 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। तो अब आप समझ गए कि कैसे ये शटल सिस्टम चलता है और एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या फ़र्क है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि ये जो पायरुवेट एरोबिक कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ क्रेब्स साइकिल है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।